हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं सब लोग। ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले पीछे आप देख सकते हैं हमने क्या क्या चीजें कर ली थी, तो उसका आगे का हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो हम आगे का स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर हमने पेन ले लिया है। तो हमने क्या पढ़ लिया था, लेखांकन शब्दावली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हम नेक्स्ट ये वाली पढ़ेंगे चीजें, और एक हमने आपको मैं दिखा देता हूँ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ चुके थे। इसके अंदर ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये वाला भी हमने पेज कंप्लीट कर लिया था, और यह वाला आपका ये वाला भी पेज कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मैं प्राथमिक लेके पुस्तकों की तैयारी करनी थी यहाँ से। और जी आपका ये वाला अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आज हम पहला पेज हम कर चुके थे, दूसरे पेज से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें दोस्तों, जीवित स्टॉक, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जीवित स्टॉक मतलब लाइव स्टॉक। कई बार आ जाता है पेपर में जीवित स्टॉक, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी हल्का कभी पढ़ा हो तो वो इसका आंसर बता पाता, नहीं तो नहीं। जीवित स्टॉक कैसा है, व्यापारिक संस्था में जो पशु, घोड़े और बैल आदि संपत्ति के प्रयोग में किए जाते हैं, इन्हें जीवित स्टॉक कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल कह सकते हैं मदर डेयरी। मदर डेयरी अगर दूध करती है, अमूल कहीं से दूध करती है, उनकी गाय भैंस जहाँ से भी वो करते हैं, वो उनके जीवित स्टॉक का काम कर रहे हैं। आपको वहां से एग्जाम्पल ये बहुत बढ़िया मिल चुका है वाला जो मैंने बताया। कटौती या छूट, डिस्काउंट, जब व्यापारिक संस्था द्वारा अपने ग्राहकों से माल की कीमत या प्राप्त होने वाली रकम से कुछ कमी कर दी जाती है, उस कटौती को छूट कहते हैं। तो आप छूट दो तरीके की होती है, एक तो व्यापारिक छूट और एक नगद छूट। ठीक है, तो व्यापारिक छूट जो है किसी माल के एक नॉर्मल उस पे आती है, और नगद छूट व्यापार की कैश, अगर कैश हमें मिले, मतलब नगद में हमारा ज्यादा व्यापार हो, उसके लिए दी जाती है। एंट्री वगैरह रिलेटेड जो उसकी होती है वो आपको मैं बताऊंगा। केवल इसके लिए मैं अभी यहाँ पर इतना ही बताऊंगा, क्योंकि अगर हम इसके डेप्थ में गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसोदेरण, बैड डेप्ट, जब उधार दी गई रकम या उधार बेचे गए माल की रकम के मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, अर्थात रकम वसूल नहीं हो पाती, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसोध्य ऋण, बैड डेप्ट। फिर लाभांश, डिविडेंड, कंपनी द्वारा अपने लाभों के हिस्से में से जो रकम अंशधारियों को दी जाती है उसे लाभांश कहता है। क्या कह रहा है, कंपनी द्वारा अपने लाभों के हिस्सों में से जो रकम अंशधारियों को दी जाती है उसे लाभांश कहा जाता है। अस्थायी चालू संपत्तियां, करंट असेट, रोकड़ या अन्य ऐसी संपत्ति जिन्हें सुगमता पूर्वक रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है अर्थात बेचा जा सकता है, व्यापार के सामान्य परिवर्तन चक्र के दौरान जो सामान्यतः 1 वर्ष का होता है उपभोग में लाया जा सकता है, चालू या अस्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। अस्थायी चालू दायित्व, करंट लायबिलिटी, ऐसे आभार जो कि चालू संपत्ति में से सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अस्थायी चालू दायित्व माने जाते हैं। ठीक है, स्थायी संपत्तियां, फिक्स असेट, स्थायी संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें दीर्घकालीन तक व्यापार से आय प्राप्त करने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। स्थायी दायित्व, फिक्स लायबिलिटी, ऐसे दायित्व जो कि 1 वर्ष की अवधि में भुगतान के लिए दे नहीं हो पाते तथा जिनके भुगतान के लिए चालू या स्थायी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, स्थायी दायित्व कहलाते हैं। कुल कार्यशील पूंजी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, परिसंपत्तियां जो कि स्थायी नहीं है बल्कि दिन प्रतिदिन कमियां अधिक होती रहती है, निवेशित की गई धनराशि जिसका व्यापार की प्रक्रिया में अधिक ग्रहण या निपटारा किया जा सकता है, कुल कार्यशील पूंजी कहलाती है। अस्थायी परिसंपत्तियां होती हैं। नेक्स्ट इधर आते हैं, थोड़ा सा अब हम इधर वाले पे फोकस कर लेते हैं। ये रहा, ये है कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल, चालू संपत्तियों का चालू, थोड़ा सा मंदा वो करना पड़ेगा क्योंकि इसका थोड़ा सा हो गया, चालू संपत्तियों का चालू देनों की तुलना में आधिक्य कार्यशील पूंजी कहलाता है। देखो थोड़ा बिलर आ रहा है लेकिन मैं आपको इसमें बोल दूंगा, ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व तो शुद्ध कार्यशील पूंजी, एग्जाम में आया हुआ है यूपीपीएससीएल में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको क्वेश्चन ये वाला मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट इसलिए तो लिखा हुआ है, अरे कुछ बच्चों को जब रिवीजन कराया था उसमें से वो करा था, तो मैं पहले भी एक क्लास वो कर चुका हूँ, जो मैंने पढ़ाई थी उसी के नोट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं के वो आपकी उससे पढ़ा रहा हूँ। प्रावधान, प्रोविजन, इससे तात्पर्य ऐसी धनराशि से है जो कि अपलिखित कर दी गई है या आवेषण की व्यवस्था के द्वारा धारित है, या ऐसे किसी दायित्व के लिए जो धारित है जिसके संबंध में धनराशि को पूर्ण शुद्धता से निर्धारित नहीं किया जा सकता। पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व, इसमें ऐसा कोई धनराशि शामिल नहीं है जो कि लाभ या हानि खाते के द्वारा वितरण के लिए मुक्त मानी गई हो। डेबिट, पुस्तपालन की अंग्रेजी पद्धति के खाते के बाईं और भाग को डेबिट कहते हैं। जिस व्यक्ति को लेन देन का लाभ मिलता है उसका खाता देने वाले को वहीयों में डेबिट किया जाता है। हिंदी में इसे नाम या ऋणी कहते हैं। यहाँ से आता है क्वेश्चन, ये नहीं पूछने का डेबिट क्या है, वो आपको नॉर्मल ऐसा अटकाएगा, नाम दे देगा कि राम का खाता नाम करा, नीचे एंट्री दे देगा A B C D,
कुछ एंट्री करके दे देगा, उसमें से बस आपको नाम का पता होना चाहिए। नाम का मीनिंग होता है ऋणी, और ऋणी का मतलब तो है ही ऋणी, बात खत्म। नाम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ऋणी। क्रेडिट, पुष्पालन के अंग्रेजी पद्धति के खाते के दाहिनी ओर के भाग को क्रेडिट कहते हैं। जिस व्यक्ति को लेन देन का लाभ प्राप्त होता है उसकी पुस्तकों में देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट कहता है। हिंदी में जमा, इसे क्या कहते हैं, जमा, क्रेडिट को। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है। डेबिट को कहते हैं नाम और क्रेडिट को कहते हैं जमा। कमीशन, व्यापारिक कार्यों में सहयोग करने अथवा प्रतिनिधि करने के प्रतिफल में जो परिश्रमी प्रतिनिधि अथवा विक्रेता को दिया जाता है उसे कमीशन अथवा वेतन कहते हैं। सबसे नंबर 1 बर्तन। अब कहेंगे बर्तन क्या होता है भैया? भैया बर्तन आप ध्यान रखना, कमीशन का दूसरा नाम बर्तन भी है, ठीक है। तो आपको वो चीजें मिल रही है सामने देखने के लिए जो आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों, ठीक है। खाता, किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी, वस्तु या आय व्यय से संबंधित रखने वाले सभी व्यवहारों को, संचित विवरण को उस व्यक्ति आय व्यय का खाता कहते हैं। दिवालिया, इंसॉल्वेंट, जो व्यक्ति अपने ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है उसे दिवालिया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का दायित्व उसकी संपत्ति के मूल्य से अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ रहता है और इस प्रकार दिवालिया हो जाता है। तो दोस्तों आज हमारी टर्मिनोलॉजी वो जो खत्म हो गई। तो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ। अगर कुछ बच्चों की क्लास छुट्टी भी होगी तो वे भी इसे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? यूट्यूब पर हम एक क्लास इसमें डाल चुके हैं, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। वो मैं अभी ग्रुप पर भी डालूंगा, तो आपको सब चीज वो मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में सब चीज में इसके डाल दूंगा। तो ये चीज हम कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये वाली क्लास जो है, ये वाला पेज है पहला, ये हमने पहली क्लास में करा था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ से आता है ये पहली क्लास में। एक तो हमने पहले वाला टर्मिनोलॉजी वो करा था, एक ये कर दी थी, एक ये वाली कर दी थी हमने मतलब, और एक ये वाला पेज, तो ये वाला पढ़ा दिया था। अब सेकंड वाली जो हमारी क्लास है उसमें हमने क्या करा, आज हमने ये वाला पेज कंप्लीट करा है। उसके बाद आज हम ये वाला चैप्टर इसका, अब हमारे यहाँ से ये चलेंगे। अब देखें आगे का हमारा टारगेट क्या रहेगा। प्राथमिक लेखा पुस्तकों की तैयारी, एक तो हम ये पढ़ेंगे जितना भी आज हमारा मैक्सिमम इसमें हो पाएगा। उसके बाद अंतिम खाते कैसे तैयार किया था, अंतिम खातों से रिलेटिव। फिर उसके बाद आपका ये वाला आता है हिराश से रिलेटिव क्वेश्चन जो बनते हैं आपके। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, बैंक समाधान विवरण से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं, अशुद्धि और उनके सुधार से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं, पूंजीगत तथा आयगत व्यय। इसी तरीके से जो क्रम में आपके चैप्टर से चलते रहेंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो हम आज का काम शुरू करते हैं अपना बिना समय गवाए। प्राथमिक लेखा पुस्तकों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग बुक। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? समस्त खातों के शेष, संपत्तियों, दायित्वों पर तलपट, व्यापारिक निरीक्षण, लेखांकन, प्रविष्टि, गणितीय शुद्धता की जांच। सबसे नंबर 1 तलपट हमारा बनाने का उद्देश्य है लेखांकन, प्रविष्टि, गणितीय शुद्धता की जांच। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे गणितीय शुद्धता की जांच, देखो आपको इस क्लास में याद न करा दिए तो क्वेश्चन बात रही। सबसे नंबर 1 तलपट को ये नहीं है कि भैया हमें प्रॉफिट, लाभ, हानि ज्ञात करना, नहीं। तलपट हम इसलिए बनाते हैं कि जैसे मान लो कोई खाता हमारा 100 रुपए से डेबिट होना था, उसे 150 रुपए से कर दिया, या करी नहीं एंट्री, मतलब कुछ इस टाइप की। देखो एरर्स में आपने पढ़ी होगी चीज, अगर 100 रुपए की एंट्री थी और नहीं करी वो तो तलपट पर कोई प्रभाव डालेगी नहीं। लेकिन अगर 100 रुपए की करनी थी, एक जगह 100 रुपए की हो रही है, जनरल में 100 रुपए की हो रही है, उसे आगे ले जाते हुए 150 की कर दी, उसे तो आप पकड़ सकते हो। तो उसके लिए करा जाता है। एक बार मैं आपको इसका फुल चीज बता देता हूँ क्या है। तलपट का हास्य ऐसे विवरण पत्र से है जो खाता वही की सहायता से खातों के गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तैयार किया था। तलपट के भी 2 पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष तथा क्रेडिट पक्ष। तलपट के डेबिट पक्ष में खाता वही के डेबिट शेष तथा क्रेडिट पक्ष में खाता वही में क्रेडिट शेष लिया जाता है। तलपट का डेबिट व क्रेडिट शेष सामान्यतः बराबर होता है, किंतु यदि अनिवार्य नहीं कि सदैव संतुलित ही हो। तलपट का शेष बराबर न होने की स्थिति में अंतर वाले पक्ष के अंतर की राशि का उच्चन खाता सस्पेंस अकाउंट में हस्तांतरित हम इसे कर देते हैं। ओके दोस्तों, हम इसे हस्तांतरित कर देते हैं। अतः स्पष्ट है कि तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य लेखांकन प्रविष्टियों के आधार पर बनाए गए खाता वही की गणितीय शुद्धता की जांच करना है। तो अब आपका तलपट से कभी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे ऐसे उड़ाओगे कि क्वेश्चन एग्जामिनर के हाथ से निकला नहीं और आपने उसे धड़ देने से गोली से उड़ा देना है। कैसे? तलपट बनाने की विधियां, योग विधि भी है, शेष विधि भी है, योग और शेष विधि दोनों है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कैसे, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वहां पे ये मत लगा कहा जाना सीधा योग तथा शेष।
अरे ये भी है, तो सभी हुआ ना आंसर। तो क्लियर। नेक्स्ट, तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? खाता बही में गलत राशि खतौनी, प्रारंभिक प्रविष्टि खाता में गलत राशि खतौनी, प्रारंभिक पृष्ठपोषक वर्ग लिखने की छूट जाने वाली, ये खाता बही में गलत राशि की खतौनी। ठीक है, तो आप इससे यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा डीप में गया, पूरी पढ़ाऊंगा चीज तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं चाहता हूँ आपके मेन एमसीक्यू निपटे। तलपट में निम्न में से कौन सा वो होता है? तो तलपट के ऋणी शेष दर्शाने वाली मदे, तलपट में ऋणी शेष दर्शाने वाली मदे आपकी ये वाली है। तो सी पूर्वदत्त व्यय, थोड़ा सा कटिंग हो गई, ऋणी शेष के बारे में पूछ रहा है। तलपट के ऋणी शेष दर्शाने वाली मदे प्रारंभिक स्कंद, क्रय विक्रय, समस्त व्यायाम, हानियां, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय व्यय, आहरण तथा संपत्तियां, ये सारी चीज हमारी इधर आ गई। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बही खाता निम्न में से कौन सी किताब है? बही खाता कौन सी किताब है? मूल, गौण, सभी नगद सौदे, सभी गैर, ये वाली मैं आपको बता देता हूँ। सामान्यतः खाता बही का आशय एक ऐसी पुस्तक से है जिनके अंतर्गत रोज नाम के प्रविष्टि जनरल एंट्री के आधार पर प्रविष्टि के सभी प्रकार के खातों को संबंधित लेन देन के व्यवस्थित ढंग से नियमानुसार लेखा किया जाता है। इस प्रकार खाता बही मूल प्रविष्टि की पुस्तक है जिसमें व्यवस्थित ढंग से अलग अलग लेन देनों को नियमानुसार लेखा किया जाता है। तो कैसी पुस्तक है? ये आपकी मूल प्रविष्टि की पुस्तक है। ये आंसर आपका खत्म, ये वाला। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक का नाम क्या है? अरे भैया, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक का नाम, जो अकाउंट पढ़ रहा होगा अगर उसे ये वाला क्वेश्चन नहीं पता तो वो तो बेकार है। ये रहा। दोहरा लेखा प्रणाली अत्यधिक प्रचलित, सर्वमान्य, लोकप्रिय वैज्ञानिक प्रत्यक्ष पद्धति का आविष्कार का श्रेय इटली के ल्यूकस पैसिओली, जिन्होंने सन 1494 में इस विषय पर सर्वप्रथम पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक का सन 1545 अंग्रेजी अनुवाद और सन 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इसके आधार पर पाश्चात्य बहीखाता प्रणाली संबंधित पुस्तक लिखी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पहला भी मिला तो उसमें बताया था, जिसमें थोड़ी सी चीजों आपकी चेंज हुई है। ये वाला पार्ट आपका यहाँ से चेंज हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा आपको मिला है। ठीक है। लेखा क्रम की प्रथम पीढ़ी किसे कहते हैं? प्रथम पीढ़ी किसे कहते हैं? सबसे नंबर 1 खाता। देखो, सबसे पहला आप क्या तैयार करते हो? जर्नल, उसके बाद खाता बही, उसके बाद तलपट, उसके बाद अंतिम खाते। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले, वो पूछ ले प्रथम पीढ़ी के बाद क्या आता है, तो खाता बही। प्रथम आती है जर्नल, और सबसे लास्ट में क्या आता है? अंतिम। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? बी, व्यापारिक छूट। मैंने अभी बात पढ़ाया आपको पीछे। अब यहाँ पे थोड़ा सा छूट के बारे में पढ़ा देता हूँ। व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट को रोज किस पढ़ा है?